नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में 243 सीटों की लड़ाई चल रही है विधानसभा की। अलग अलग पार्टियां तैयारी कर रही हैं। पार्टियां जो हैं वो सबसे ज्यादा जाति विशेष पर फोकस कर रही है। सबसे जिसकी जितनी संख्या है जिन जातियों की, उस पर ज्यादा फोकस है। तैयारी प्रशांत किशोर की भी है 243 सीटों पर। प्रशांत किशोर बिहार के सभी गांवों में लगभग पदयात्रा वो समाप्त कर चुके हैं। इसके अलावा भी आगामी दिनों में कई कार्यक्रम वो कर रहे हैं। बदलाव का हस्ताक्षर अभियान कल्याण बिघा से उनकी शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा प्रशांत किशोर किस जाति पर फोकस करेंगे, क्योंकि बिहार में एक जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबली चंद्रवंशी जी पूर्व एमएलसी हैं, साथ ही साथ प्रशांत किशोर के एक मजबूत साथी हैं, जनसुराजी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश लाइव। शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। सर, 243 सीटों की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, 243 सीटों की तैयारी के पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में एक नया परिवर्तन आया। जाति गणना का रिपोर्ट, जाति गणना के रिपोर्ट की वाहवाही ये दो नेताओं ने बहुत अधिक लिया। खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ने कहा कि हमने बिहार के अंदर 90 वर्षों के बाद जाति गणना करा करके एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। हालांकि जाति गणना पर बहुत सारे डिबेट हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन था, मैं वो उस डिबेट पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जाति गणना जो आई सामने, जो आंकड़े आए, उस आंकड़े की जवाबदेही किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। तो जवाबदेही कौन लेगा भाई? जो सत्ता में 20 वर्षों से है, उसके पहले 15 वर्षों से है, उसके पहले जो है। तो ये 15 और 20 वर्षों वाले जो सत्ता में रहने वाले नेता हैं, वो इस जिम्मेदारी को नहीं ले रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा वर्ग जिसकी आबादी लगभग 38% है, और 38% वर्ग आज राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर बिल्कुल हाशिए पर है। तब फिर ये मैं 20 वर्षों से सत्ता में क्या कर रहा था, या वो 15 वर्षों से क्या कर रहे थे? तो यह जिम्मेदारी लोग लेने से बच रहे हैं। और अगर जिम्मेदारी लेने का आंकड़ा के बाद भी अगर प्रयास किए होते तो सबसे पहले इन दोनों को मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात नहीं करनी चाहिए, न नीतीश जी को और न तेजस्वी जी को। इसलिए कि जब इनकी जितनी संख्या है उससे अधिक दिनों तक रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व ले चुके हैं, नीतीश कुमार जी की भी जितनी संख्या है उतनी ले चुके हैं। तो अब जो बचा हुआ आबादी है उस पर इनको फोकस करना चाहिए था। इसको हम न्याय कहते, लेकिन ये लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग इन आंकड़ों के सिर्फ खेल कर रहे हैं और आंकड़े को मैनिपुलेशन भी किया है। तो अब बिहार की जनता इनको, इन दोनों नेताओं को कलई खोलने के लिए घर बैठी हुई है इस चुनाव में। तीसरी बात आपने कही जनसुराज की। जनसुराज देखिए जाति की बात नहीं करता। शुरू से ही जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, एक नई और एक स्वच्छ राजनीति की बिहार में प्रचार कर रहे हैं। वह क्या है, जाति से अलग हट करके। आज भी देखेंगे जनसुराज में कोई एक जाति का बोलबाला वहाँ नहीं है। इस पार्टियों की तरह कोई वोट बैंक नहीं है। इसीलिए आप इसे कमजोर भी कहें या मजबूत भी विचारधारा से कह सकते हैं। लेकिन इसका खामियाजा हो सकता है कि जनसुराज को भुगतना भी पड़े। इसके लिए भी प्रशांत जी और जनसुराज तैयार बैठा हुआ है। लेकिन जो अन्य जातियों, जाति यथार्थ भी है, इसको भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हर जाति में लोग अच्छे और बुरे लोग होते हैं, काबिल और बुर्बक लोग होते हैं। तो काबिल लोगों को इकट्ठे करके और उनको दायित्व देना, आगे की पंक्ति में लाना जनसुराज का ये है। जिनका जितना भागीदारी है, 5 वर्ग जैसे है बिहार के अंदर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग। तो इन 5 वर्गों की जो आबादी है उसके अनुपात में काबिल लोगों को इकट्ठा करके राजनीति के मुख्य धारा में लाई जाए, यही जनसुराज का अभियान है। तो इसमें कहीं से भी जातिवाद नहीं है, और न जो जिसकी आबादी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए जाति की राजनीति जनसुराज नहीं कर रही है। जनसुराज तो कर रही है कि हम बिहार के अंदर बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं। अब बदलाव कौन सी में? सत्ता में नहीं, व्यवस्था में। ऐसे बहुत दिनों से बिहार है, लेकिन आज बिहार प्रत्येक विकास के जो मानक है उस पर आज सबसे नीचे है। और नीतीश कुमार जी 20 साल शासन में रह करके अपनी हाथों से अपने पीठ थपथपाते हैं, लेकिन यह नहीं जवाब देते हैं कि आखिर 20 वर्षों में पलायन क्यों नहीं रुका।
बदस्तूर जारी है। दूसरी बात आती है शिक्षा की बात। शिक्षा की यही बिहार था जो पहले देश और दुनिया को शिक्षा दिया करता था। आज उस बिहार की शिक्षा की हालत देखिए तो शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, और चाहे प्रति व्यक्ति आय के मामले में या चिकित्सा के मामले में हर कारक जो देखेंगे आप विकास के जो कारक हैं, और मैं नहीं कर रहा, नीति आयोग का सर्वे है, सबसे फिसड्डी बिहार है। तो फिर बिहार पीछे क्यों है? नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपना ही प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में इन्होंने बिहार में एक जो बीपीएससी में पहले से डोमिसाइल नीति लागू थी उसको इन्होंने खत्म करवा दिया। और खत्म कराने का प्रतिफल क्या हुआ कि दूसरे स्टेट से बड़ी संख्या में ये बिहार के लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो जब सारे स्टेट में नहीं डोमिसाइल नीति खत्म हुई तो बिहार में खत्म करने की कौन सी मजबूरी थी नीतीश कुमार जी को? तो इन सब सारे सवालों पर चुनाव में जनता जवाब देगी और ये सब ही चुनाव के मुद्दे होंगे। प्रशांत किशोर और जन सुराज के आने से अब तेजस्वी जी को भी इस मुद्दा पर आना पड़ता है और अन्य दलों को भी इस मुद्दा पर आना पड़ेगा, जो मुद्दा गौण हो जाया करता था प्रत्येक चुनाव में। सर, एक सवाल है कि आपने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अति पिछड़ा समाज को, जिस समाज से आप आते हैं सर, उस समाज को उन्होंने मतलब दरकिनार कर दिया, अपना अलग समाज बनाया, उस समाज पर ही उन्होंने बिहार में सत्ता पे काबिज उन्होंने किया। क्या जनसुराज उन 36% आबादी वाले अति पिछड़ा को एकजुट करेगी? क्या उनके बदौलत वो बिहार में सत्ता पर हासिल कर पाएंगे प्रशांत किशोर? निश्चित रूप से अति पिछड़ों पर जितनी उसकी आबादी है प्रशांत जी की फोकस है, लेकिन नीतीश कुमार जी से सवाल होता है कि आखिर आप 20 साल से सत्ता में थे और 20 साल में अति पिछड़ा की राजनीतिक भागीदारी इतनी खराब क्यों हुई? और जो आपने भागीदारी दी भी वह वैसे कमजोर लोगों के द्वारा दी जो सिर्फ डमी लोग हैं, जो अपनी बातें नहीं कर सकते हैं। यह लालू प्रसाद जी पर भी आरोप उतना ही गंभीरता से लगा रहे हैं हमें जितना नीतीश जी पर। तो यह बात जनसुराज के साथ नहीं होगी। जनसुराज का मानना है कि जितनी जिसकी संख्या है उस संख्या के अनुपात में काबिल लोगों का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वो चाहे टिकट की बात हो चाहे अन्य भागीदारी की बात हो। यह पहला जनसुराज पार्टी है जिसने घोषणा किया सार्वजनिक मंचों से, अपने पार्टी के फोरम से, कि अति पिछड़ा को हम इस चुनाव में 70 सीटें देंगे। है कोई पार्टी में दम जो बता दे, राजद या जेडीयू चाहे कोई पार्टी हो भाजपा, कि हम 35 सीटें भी अति पिछड़ा को देने जा रहे हैं? नहीं देने की घोषणा करता है। तो इसका मतलब है कि अति पिछड़ा के लोग समझ रहे हैं कि यह जो नकली जो लोग हैं सामाजिक न्याय की बात करने वाले, यह हमको ठगते आ रहे हैं, हमको कॉर्नर करते आ रहे हैं। और अब समय आ गया है अपने पैरों पर खड़ा होकर के कटोरा में लेकर के भीख मांगने के बजाय अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जब आप आरजेडी में थे तब भी अति पिछड़ा को लेकर के आप हमेशा सम्मेलन करते रहे, अति पिछड़ा को आगे बढ़ाने की बातचीत करते रहे, कर्पूरी ठाकुर से लेकर कई लोगों की चर्चाएं होती रही। क्या तेजस्वी यादव को वो 36% वाले जनसंख्या वाले आबादी नहीं दिख रही थी क्या? देखिए, तेजस्वी जी को तो पहले बिहार के डेमोग्राफी का ही ज्ञान नहीं है। वो नज़दीक से, वो सिर्फ लालू प्रसाद जी के लड़के हैं, इसी नाते से राजनीति करते हैं। अभी मैं 3 सम्भ्रांत जातियों का, 3 अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को 2015 में जब नीतीश जी की सरकार थी और साथ में लालू जी की भी सरकार थी, लालू जी के एमएलए नीतीश जी के एमएलए से ज़्यादा थे, लेकिन लालू जी ने जो अन्याय हुआ अति पिछड़ों के साथ, अभी तक का सबसे बड़ा अन्याय अगर अति पिछड़ों के साथ हुआ तो वही नीतीश की सरकार में, जिस समय लालू जी उनके सहयोगी के रूप में थे। उसमें क्या हुआ कि तेली, तमोली और दांगी 3 जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां थी उनको शामिल कर दिया गया मूल अति पिछड़ा में। तो जो कर्पूरी ठाकुर की अवधारणा थी, जो मुंगेरी लाल कमीशन की अनुशंसा के आलोक में पहली बार अति पिछड़ा को उन्होंने फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी हाथिए पर रहे लोगों को, उसको इन लोगों ने, कर्पूरी ठाकुर के सपनों को ये दोनों मिलकर चकनाचूर कर दिए। लेकिन इस बात को लेकर के जब लालू जी से मैंने कहा तो लालू जी ने कहा कि लड़ाई लड़ो, मैं साथ दूंगा। लेकिन जब ये लड़ाई नीतीश कुमार जी के राज में जब बढ़ गई लड़ाई, आंदोलन के रूप में मैंने इसको सड़क पर ले गया, तो यही तेजस्वी जी ने हमको एक बार नहीं दर्जनों बार फोन करके कहा कि आंदोलन रोक दो। आंदोलन रोकने का मतलब क्या था? आंदोलन रोकने का मतलब यही था कि अति पिछड़ों की हित की बात तुम नहीं करो। तो जब तेजस्वी जी आज राजद के सबसे बड़े नेता अति पिछड़ों की हित की बात मैं करने वाला को
पार्टी से निकाल दे रहे हैं, सदस्यता से बाहर कर बर्खास्त कर दे रहे हैं, तो यह अति पिछड़ों के बीच में संदेश क्या गया होगा राजद के बारे में और तेजस्वी जी के बारे में पूरे बिहार की जनता जानती है। और नीतीश कुमार जी तो ये लागू ही किया है। तो अब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के साथ अति पिछड़े के कुछ ही लोग बच गए हैं, बाकी सारे के सारे अति पिछड़ा लोग इनके जो है जाल को समझ गए हैं, इनके चालाकी को समझ गए हैं और चालाकी समझ करके चुनाव के समय अपना सही निर्णय करेंगे। एक अंतिम प्रश्न है, जनसुराज ने अब तक कितने अति पिछड़ों को 70 सीटों का ऐलान किया है, कितने अति पिछड़ों को चिन्हित कर लिया है कि इस बार विधानसभा में इन नेताओं को उतारना है? देखिए 70 में 70 सीटें जनसुराज ने अति पिछड़ों को देगी, इसमें कहीं पर इफ और बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। अब 70 सीटों को खोजने के लिए जनसुराज को मशक्कत करनी पड़ रही है, इसके लिए जाना पड़ रहा है लोगों के बीच में, लोगों का अभियान चल रहा है, कर्पूरी समता अभियान चल रहा है, कर्पूरी संवाद चल रहा है, ताकि हम जो बात कहे हैं उसको अमल में ला सकें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जनसुराज 243 सीटों पर तैयारी तो कर रहा है, लेकिन 70 सीटें खुले मंच से ऐलान किया गया है कि अति पिछड़ों को हम 70 सीटें दे रहे हैं। बिहार में शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो खुले मंच से अपने एजेंडा में ये शामिल करे कि बिहार के 36% आबादी वाले अति पिछड़ा समाज को 70 सीटें, बहुत बड़ा संख्या है ये 70 सीट। क्या तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया, या फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ऐलान किया गया है? हम बात कर रहे थे पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी सर से, और भी बातें इनसे लगातार होंगी। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।